Dear student, a very good morning to all of you. Today is a very important day for all of us as we have decided to upload so many videos which will based on the new criminal laws. Especially we will focus on the BNSS which has been enacted by the central government in the year of 2023. हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर हम लोग जो वीडियो अपलोड करेंगे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सारे जैसे कि गवर्नमेंट का भी ये मैंडेट है सभी विश्वविद्यालयों के लिए वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो इनेक्ट किया गया है उसका प्रचार प्रसार व्यापक तरीके से स्टूडेंट में और समाज में किया जाए। इसी सीरीज में हम लोग जो है ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इसके बाद भी अपलोड करते रहेंगे ताकि न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो भी इनेक्टमेंट भारतीय सरकार के द्वारा किया गया है उसकी जानकारी हर एक व्यक्ति को, एक छोटे लेवल पर व्यक्ति से लेकर हाईएस्ट लेवल पर बैठा व्यक्ति को उसकी जानकारी मिल सके। इसी सीरीज में हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि क्रिमिनल जस्टिस BNSS में, क्योंकि हम लोगों ने तीन लॉ इनेक्ट किए गए थे। अगर आप देखें तो BNSS और BSA यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस तीनों को हम तीनों एक्ट जो है 2023 में इनेक्ट किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन हम लोग यहाँ पर जिस वीडियो में फोकस करेंगे सिर्फ BNSS पर। अगर आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में BNS को इनेक्टेड किया गया था। जैसे कि अब आप देखें तो अगर आप डेट देखें, प्रेसिडेंट के द्वारा जो कंसेंट दिया गया था वो 25 दिसंबर 2023 को दिया गया था और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट था वो 1 जुलाई 2024 को, यानी कि एक साल पहले इसे इन्फोर्स किया गया है। क्या रिप्लेस किया गया था? इस BNS जो है वो CRPC को रिप्लेस किया। CRPC इनेक्ट हुआ था 25 प्रेसिडेंट कंसेंट दिया गया था 25 जनवरी 1974 को, जबकि डेट ऑफ एनफोर्समेंट था 1 अप्रैल 1974 को। यानी 74 में जो CRPC इनेक्ट किया गया था उसे जो है BNSS ने रिप्लेस कर दिया। एक बात तो ये हो गई बहुत ही सिंपल तरीके से। दूसरा है क्या चेंजेस किया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज द स्टूडेंट ऑफ द लॉ वी मस्ट नो दैट कि व्हाट हैज बीन चेंज आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द BNS। तो देखिए चेंज दो तरीके, अगर आप चेंजेस को देखें तो CRPC में दोस्तों 1974 के 1973 में जो CRPC इनेक्ट किया गया था जो कि 25 जनवरी को प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया था, 1 अप्रैल को इन्फोर्समेंट हुआ था, जबकि CRPC 1973 का था। उस CRPC में 484 सेक्शंस थे जो कि बढ़ाकर 531 हो गए बढ़कर। अगर आप चैप्टर देखें तो 37 चैप्टर्स थे जो कि 39 हो गए और शेड्यूल जो 2 थे वो 2 एज इट इज रहे। दोस्तों एक बात बहुत ही आराम से हम लोग को समझने वाली बात है कि बहुत मेजर चेंजेस नहीं किया गया एज फार द सेक्शन इज कंसर्न, क्योंकि जो सेक्शन जो क्योंकि BNSS में CRPC में समय समय पर 2005 में 2013 में तमाम अमेंडमेंट हुए, लेकिन जब भी अमेंडमेंट हुए थे तो उसे नया सेक्शन न देके उसी सेक्शन में जहां पर वो फिट बैठता था, जैसे कि मान लीजिए वो अरेस्ट का जो अमेंडमेंट किया गया तो अरेस्ट वाले में 41, 42, 43 A, B करके उसको जोड़ दिया गया था। तो ये ऐड कर दिया गया था, उसी ऐड को हटाकर BNSS में सीक्वेंसी कर दी गई। दैट्स वाई कि ये जो 484 से ये आंकड़ा बढ़कर 531 तक हो गया। यानी सिर्फ सीक्वेंसिंग की गई और कुछ सेक्शंस को बदल दिए गए, कुछ सेक्शन को मॉडिफाइड, कुछ का मतलब बहुत ही स्मॉल सेक्शंस के बारे में बात हुई है। मेजर जो CRPC है वही एज इट इज BNSS में चलेगा। अब हम इस पूरे वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे कि बहुत ही बारीकी से किस किस सेक्शन को रिप्लेस किया गया है, किस किस सेक्शन को जो है मॉडिफाइड किया गया है और कौन सा सेक्शन एज इट इज रिटेन हुआ है। तो ये बात एकदम क्लियर है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा का सारा जो चेंजेस है वो हम लोग 1-2 वीडियो में कवर करें। दोस्तों देखिएगा अगर आप प्रिंसिपल ऑफ CRPC और BNSS को देखें तो सिद्धांत वही है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुरक्षा प्रदान किया जाए, सोसाइटी के इंटरेस्ट में जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सही तरीके से कार्य करे, एक्यूज के
इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि कहा गया कि एक्यूज सेंट्रिक अप्रोच था सीआरपीसी में, जो चेंज होकर अब विक्टिम सेंट्रिक अप्रोचेस बन गया है। स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की गई थी सीआरपीसी में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को सुने जाने का अधिकार ऑलरेडी पलटा में तमाम प्रिंसिपल को नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था क्रिमिनल जस्टिस में। प्रिंसिपल ऑफ रिजनेबलनेस और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी को तय की गई थी। ये का पूरा मोटा मोटी जो है वो सीआरपीसी का बेसिक पर्पस था, वही बीएनएसएस में जो है एज इट इज रिटेन कर दिया गया। एक क्वेश्चन जो आता है कि भाई सीआरपीसी को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी क्यों सी आवश्यकता पड़ी कि वो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के संरक्षण में, उनके वाइस चांसलर के संरक्षण में श्री कृष्ण देवा जेना राव के चेयरमैन जो थे, उनके संरक्षण में एक कमेटी बनी और उसने सीआरपीसी को पूरा का ड्राफ्ट करके इस कमेटी के सामने रखा और बाद में अभी मैं पूरा इसका हिस्ट्री बताऊंगा। तो इसकी जरूरत पड़ी क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसकी जरूरत पड़ी। तो इसकी जरूरत 3-4 कारणों से पड़ी, क्योंकि जब आईपीसी इनेक्ट किया गया था, यानी जब सीआरपीसी इनेक्ट किया गया था, तब की जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, आज काफी हद तक बदल गई है। तो एक बदलते सर्कमस्टांसेस में, बदलते परिप्रेक्ष्य में आपको नया एक चीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जरूरत थी। क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई थी। जो पुलिस इंपावरिंग की व्यवस्था थी, पुलिस के पावर्स थे, पुलिस के जो मेन कर्तव्य, राइट, ड्यूटीज जो पुलिस एक्ट में बताए गए थे, वो काफी हद तक बदल चुके थे। तो तमाम ऐसे रीजन थे कि अगर आप देखें तो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन और वीमेन की तादाद जो है बदलते समाज में उसका स्वरूप काफी हद तक बदल गया, क्योंकि जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है। थोड़ा सा भी क्राइम होता है तो पूरा का पूरा समाज जो है तुरंत उद्वेलित हो जाता है। उस वक्त इतना ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं था, अतः यहाँ पर जो है आज के ज़माने में कोई भी एक क्राइम का इतना बड़े पैमाने पर उसका समाज उद्वेलित होता है। इस वजह से जरूरत पड़ी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। अगर देखें तो टेक्नोलॉजी, इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई है, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच की बात की गई। 90 दिनों के भीतर जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो तमाम ऐसे चेंजेस न्यू सीआरपीसी में किए गए थे, न्यू बीएनएसएस में किए गए, जिसका कि हम लोग अवलोकन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम बीएनएसएस को स्टार्ट करें, हम लोग को ये जानना जरूरी है कि बीएनएसएस और सीआरपीसी आने से पहले भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की क्या व्यवस्था की गई थी। यानी कि भारत में जो अगर हिस्ट्री क्या था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, अगर आप शुरुआती दौर में देखें दोस्तों, तो आईपीसी जो है वो 1860 में एनेक्ट किया गया था। ये नया सबसे पहला क्रिमिनल लॉ था, जो कि सेकुलर लॉ था, जो कि भारत में रहने वाले तमाम व्यक्तियों पर समान रूप से, चाहे उसके जाति, धर्म, कोई भी कुछ भी हो, वो समान रूप से अप्लाई करता था। तो आईपीसी के आने से पहले भारत में, यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में जो है वो मुगलों का शासन था, और मुगल के आने से पहले भारत में जो है वो एंशियंट हिंदू क्रिमिनल लॉ चल रहा था। तो अगर आप आज के परिपेक्ष को समझना चाहें तो हम लोग को पुराने व्यवस्था में जाना पड़ेगा कि पुराने समय में कौन सी व्यवस्था चली आ रही थी। तो अगर आप एंशियंट क्रिमिनल, हम लोग अगर आप इस वीडियो को देखें, यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग यहाँ शुरू करें कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। सीआरपीसी आने से पहले मुगलों का शासन था, जहाँ पर मुगलों के शासनकाल में मुस्लिम क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती थी, और उसके पहले एंशियंट हिंदू क्रिमिनल लॉ चलता था। तो एंशियंट हिंदू क्रिमिनल लॉ में देखें तो अगर आप हिंदू को देखें तो पुराने जमाने में कोई कोडिफाइड लॉ जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। धर्म जो रिलीजन था वो रूटेड था, डीप रूटेड था, रग रग में बसा था हिंदू समाज में। अतः जो धर्म का पालन करता था वही विधि का पालन करता था, जो धर्म को अनादर करता था उसको दंड दिया जाता था। इस तरह के कानून जो है पुराने हिंदू विधि में देखने को मिलते थे। अगर आप देखें तो अगर आप प्राचीन हिंदू विधि से देखें, हिंदू लॉ से देखें, तो वेद से लेकर
वेदों में, और चार वेद जो हैं, उसके बाद स्मृति काल में मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके बाद कमेंट्रीज, उसके बाद कस्टम, उसके बाद फिर मॉडर्न हिंदू लॉ चला। तो तमाम ऐसे चरणों से गुजरकर जो है वो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो प्राचीन हिंदू में देखने को मिलती है। चार बेसिक पर्पस थे दोस्तों प्राचीन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। वो डिटरेंट था। डिटरेंट का मतलब होता था डिस्करेज अदर फ्रॉम कमिटिंग सिमिलर ऑफेंसेस। कुछ ऐसा चीज उसको कर दिया जाए ताकि दूसरे उसको देख के, जैसे मृत्यु दंड दे दिया जाए ताकि दूसरे उसको देखते ऐसे क्राइम को न करें। रिफॉर्मेटिव अप्रोच था टू ट्रांसफॉर्म द अफेंडर इनटू द बेटर इंडिविजुअल। अफेंडर को ट्रांसफॉर्म करने का मौका दिया जाता था। रिट्रीब्यूशन था टू सेटिस्फाई विक्टिम सोसाइटी डिमांड फॉर जस्टिस। विक्टिम को लगे कि उसके साथ जस्टिस हुआ है। और चौथा था प्रिवेंशन था टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी। तो चार पर्पस से जो है एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ में ये चला आ रहा था। अगर आप फैक्टर को देखें जो क्राइम को इन्फ्लुएंस करते थे, अगर तो इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को देखने को मिलता है। वैदिक काल में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया था वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, क्योंकि वेदों में ईश्वर की वाणी है, अतः ईश्वर कभी भी नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता था। अतः जो वहाँ पर जो न्याय और दंड का व्यवस्था था वो बहुत ही आदर्श न्याय और दंड की व्यवस्था थी। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, मनुस्मृति के काल में अगर आप स्मृति काल में चले, तमाम स्मृति जो है वो आई, और उस स्मृति काल से कहा गया कि भारतीय समाज में जो है, हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था हुई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अनटचेबिलिटी, तमाम ऐसे इविल्स जो है वो इस काल से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर वहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखा गया कि जो अपर कास्ट है उसे काफ़ी एग्जम्पशन मिला हुआ था ब्राह्मण्स वगैरह को, और जो लोअर कास्ट है वो काफ़ी ज़्यादातर ऑपरेसिव क्लास था। महिलाओं और बच्चों की स्थिति, महिलाओं की भी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। क्राइम अगेंस्ट हायर स्टेटस इंडिविजुअल जो है वो अगर आप ब्राह्मण के साथ या राजा के साथ कोई क्राइम करते थे तो उसका पनिशमेंट बहुत ही सेवियर होता था, मृत्यु दंड तक दिया जाता था। वही क्राइम अगर किसी लोअर कास्ट के साथ होता था तो उतना ज़्यादा उसको मान्यता नहीं दी जाती थी। ब्राह्मण ने अगर कोई क्राइम कमिट किया गया था, यानी डेथ पेनल्टी दिया गया था, तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाता था, यानी कि उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती थी। चिल्ड्रन और एज पेरेंट्स को या इन्फर्म पेरेंट्स को भी जो है वो आप पनिश नहीं कर सकते थे। जो टेस्ट था जिसके आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेस्ड था वो था, मेजर टेस्ट था वो था मनुस्मृति, जिसमें कि डिटेल ऑफ द ड्यूटीज ऑफ पनिशमेंट फॉर वेरियस ऑफेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट एंड सोशल नॉर्म्स। कास्ट और सोशल नॉर्म के आधार पर वेरियस ऑफेंसेस को मनुस्मृति में डिफाइन किया गया था, और उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई थी। वी आर नॉट इन पोजिशन टू डिस्क्राइब ऑल द सेगमेंट बिकॉज कुछ जातिगत व्यवस्था ऐसी थी जिसको कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते थे। दंड ऐसा था कि खोदते हुए पानी में दे दिया जाए, इम्प्यूट कर दिया जाए उसको। तमाम लोअर अगर अपर कास्ट का ब्राह्मण अगर सामने आ रहा है, सामने शूद्र पड़ गया तो उसके लिए दंड की व्यवस्था थी। तमाम ऐसी चीज़ें जो है मनुस्मृति में हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि नोटेबल लीगल टेस्ट था। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति में कुछ अच्छी बातें भी याज्ञवल्क्य स्मृति में कही गई थी, जिसमें कि रीडिफाइंड रूल था फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एम्फसाइजिंग प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी का दर्जा देने का प्रयास जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में हम लोग को देखने को मिलता है। तीसरा जो सबसे अच्छा टेस्ट माना गया था वो अर्थशास्त्र था। कौटिल्य जिसके कि उसके रचयिता थे, उसमें प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉर गवर्नेंस इंक्लूड लॉ ऑन क्राइम प्रिवेंशन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और इस सब तरह की बातें की गई थी। बृहस्पति स्मृति में भी काफ़ी फोकस ऑन जुडिशियल प्रोसीजर, एविडेंसेज और कंडक्ट ऑफ जजेस, ये तमाम तरह की बातें बृहस्पति स्मृति में बताई गई थी। अगर आप उस काल में जो है वो ट्रायल प्रोसीजर को देखें, एविडेंस और ट्रायल प्रोसीजर को देखें, तो जो टेस्ट जो आई विटनेस था उसको ज़्यादा वरी था। हालांकि आई विटनेस को आज के बीएनएसएस में, अब सीआरपीसी में भी आई विटनेस को आज भी सुप्रीम वरीयता दी गई है, यानी कि एविडेंस रूल हैवली बेस्ड ऑन विटनेस टेस्टिमोनी। और उस विटनेस में भी जो अगर हायर कास्ट का कोई व्यक्ति विटनेस देता था, यानी कि ब्राह्मण अगर कोई विटनेस दिया तो उसको उस एविडेंस को जो है सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। लोअर कास्ट का अगर कोई व्यक्ति विटनेस दे रहा है, कोई गवाही दे रहा है, तो उसको ज़्यादा वैल्यू। तो
तो ये कास्ट बेस्ड एक प्रकार से आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन था। साथ ही साथ जो है जो पनिशमेंट जो है वो बेस्ड था, वो डायरेक्ट एविडेंस पर था। अगर आई विटनेस या फिर विक्टिम, क्योंकि उस वक्त धर्म काफी प्रभाव था, धर्म जो है पाप पुण्य से जुड़ा था। ज्यादातर जो कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता था तो वो कन्फेशन कर लेता था और कन्फेशन के आधार पर भी उसको पनिशमेंट किया जाता था। सरकमस्टेंसेस एविडेंस जो है वो काफी प्रचलन में नहीं था और वो जो है सरकमस्टेंसेस एविडेंस के आधार पर जो है सजा ज्यादातर नहीं दी जाती थी। तो अगर वहां पर अगर आप पुराने हिंदू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर आप उसको वो करें, समराइज करें, तो ये हो सकता है कि जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था और कास्ट बेस्ड सिस्टम को अपर कास्ट को वरीयता मिली हुई थी। क्राइम अगर करता भी था तो उसे कम पनिशमेंट मिलता था। ब्राह्मण को जो अगर बोल देता था, एविडेंस दे देता था, उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती थी। सोशल जो रिजिड सोशल हायरार्की भी थी। और ऑफेंसेस वेयर जो है वो जजेस ऑफेंस वेयर जजेस मोर हार्शली बेस्ड ऑन द offender caste and gender. That is very important aspect of the dear student कि अगर आप देखें तो जो जब व्यक्ति कोई क्राइम करता था तो देखा जाता था किस कास्ट का व्यक्ति क्राइम किया है, किस जेंडर का व्यक्ति क्या किया। लोअर कास्ट का व्यक्ति क्राइम करता था तो उसको ज्यादा हार्श पनिशमेंट दिया जाता था। तो जेंडर इनइक्वलिटी जो है देखने को मिलती थी। और जो है क्योंकि क्राइम को कहीं डिफाइन नहीं किया गया था, ज़्यादातर मनुस्मृति में, स्मृति में जो भी बातें कही गई थी, तो ऐसी स्थिति में विमेन को ज़्यादा सजा दी जाती थी। और जो टॉर्ट्स में कौन से क्राइम की परिभाषा में आएंगे, टॉर्ट्स की परिभाषा में आएंगे, सिविल लॉ की परिभाषा में आएंगे, इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं थी। उसके बाद फिर ब्रिटिश हिंदू के बाद जो है जब भारत में मुगल का शासन हुआ, एडवेंट ऑफ द मुगल मुस्लिम लॉ प्रारंभ हुआ, तो उसका जो मुस्लिम लॉ जो है वो ज़्यादातर जो है वो बेस्ड था। चूंकि हिंदू लॉ बेस्ड था मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, तमाम स्मृति, कम्युनिटीज, वेद इत्यादि पर, जबकि मुस्लिम लॉ जो सोर्सेस था वो था कुरान, हदीस, इज्मा और क्यास। तो ये चार जो मेजर सोर्सेस थे, उसमें जो चीज़ें जैसे कोई कुरान में बातें कही गई थी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, वहाँ से वो गवर्न होता था। मोहम्मद पैगंबर ने अगर कुछ बात की गई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, वहाँ से फिर आया तो फिर इज्मा में या फिर क्यास में। और जो मेजर टेस्ट हुआ करता था मुस्लिम लॉ में वो था हेदिया था और फंडामेंटल कमेंट्रीज ऑन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस डिटेलिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। जो हेदिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट था जिसमें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुस्लिम का गवर्न होता था। फातवास वगैरह थे और कंपाइलेशन ऑफ इस्लामिक लॉ प्रिपेयर्ड अंडर द एम्परर, और खासकर जो औरंगजेब वगैरह ने जो बनाए थे, सर्विंग एज द प्रैक्टिकल गाइड टू जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। या फतवा, या चूंकि फतवा में भी इनकंसिस्टेंसी ज़्यादा देखने को मिलती थी, हिदायत से लिया जाता था, पुराने सोर्सेस से लिया जाता था कि कौन से क्राइम डिफाइन है और उसके लिए कौन सा पनिशमेंट दिया जाता था। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इस्लामिक रूल मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग हिंदू लीगल सिस्टम रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। दिस सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रिक्ट रिलीजियस एडहेरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स। तो कुल मिलाकर आप देखें तो जो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ था वो बेस्ड था जो है वो चार चीज़ों पर क्लासिफिकेशन उसको करें, चार चीज़ों पर आधारित था। पहला था क्यास, अगर आप देखें यहाँ पर क्यास और रिटेलिएशन, दिया, ब्लड मनी, फिक्स पेनाल्टी तीसरा है और चौथा है ताजीर। तो चार चीज़ों पर जो है वो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ जो है बेस्ड था। क्यास को अप्लाई टू द इंटेंशनल क्राइम, अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के किसी की हत्या करता है आशय के साथ, सच एज मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्यास ये कहता है कि क्यास ऐसा कहता है एन आई फॉर एन आई, अगर आपने उसकी मर्डर की है तो आपको मृत्युदंड की सजा मिलेगी। तो एन आई
एन आई फॉर एन आई जो है वो कियास का जो है मोटो था। दूसरा था दिया, जिसको कि ब्लड मनी कहते हैं। अगर आप दोस्तों ध्यान होगा, अभी यमन का केस चल रहा है, जो है यमन के केस में जो एक निमिषा प्रिया नाम की एक लड़की है जिसको कि मृत्यु दंड दी गई है, और वहाँ के सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी वहाँ पर उसके सजा को जो डेथ पेनाल्टी है उस डेथ पेनाल्टी को जो है अपहेल किया गया है। उसने फिर राष्ट्रपति से याचना की, राष्ट्रपति ने भी उसकी याचना को अभी स्वीकार किया, कल या परसों की बात है। और अल्टीमेटली अब वहाँ पर यमन का कानून के अनुसार जो कि दिया कहलाता है कि अगर विक्टिम के परिवार जो है कुछ पैसे लेकर उस विक्टिम के परिवार अगर ऑफेंडर से पैसे वगैरह लेकर अगर वो ब्लड मनी के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि इस केस में विक्टिम के परिवार ने ब्लड मनी लेने से मना कर दिया था। अतः अब 17 तारीख को उसकी सजा 16 या 17 जुलाई को उसे फांसी दी जाएगी। तो यहाँ पर एक बात की गई है ब्लड मनी के बारे में। ब्लड मनी का मतलब होता है मनी मॉनेटरी कंपनसेशन पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम। एक मॉनेटरी मनी होती है जो कि ऑफेंडर की फैमिली या ऑफेंडर जो है वो एक गरीब फैमिली को देता है, या तो होमिसाइड और सीरियस इंजरी वेयर रिलेशन और नॉट पर्पस। यानी कि उसे दिया जाता है कि आप जो है मैं इस मनी को दे रहा हूं, इसके एवज में आप मुझे पर्डन कर दे, फॉरगिव, मेरे ऑफेंस को जो है वो फॉरगिव कर दे। तो दिया जो है वो ब्लड मनी के रूप में प्रचलन में था। तीसरा था फिक्स्ड पेनल्टी, हद जिसको कहता है क्राइम विद एक्सप्लिसिटली प्रेस्क्राइब पनिशमेंट इन कुरान और सुन्नत। यानी कि ऐसा क्राइम, ऐसा ऑफेंस जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है, या तो कुरान में जो कि सबसे होली टेस्ट ऑफ द मुस्लिम कहलाता है, कुरान में प्रिस्क्राइब किया गया है वो ऑफेंस, जैसे कि एडल्ट्री का ऑफेंस या तमाम कुछ ऑफेंसेस है जो कुरान में ही डिस्क्राइब किए गए या सुन्नत में डिस्क्राइब किए गए। तो ऐसी स्थिति में डिस्क्राइब क्राइम है, जैसे एडल्ट्री है, जीना जिसको कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जीना में इन्वॉल्व होता है तो स्टोनिंग टू डेथ फॉर मैरिड इंडिविजुअल या फिर फ्लॉगिंग फॉर अनमैरिड वन। यानी कि अगर कोई महिला अगर वो जीना यानी कि एडल्ट्री में लिप्त होती है तो उसे स्टोन से फेंक कर जो है उसको सजा दी जाती थी, उसको डेथ पेनाल्टी। यानी दूसरा है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्रिंक किया हुआ है, क्योंकि इस्लाम में ड्रिंकिंग एल्कोहल जो है कंज्यूमशन ऑफ द एल्कोहल टोटली प्रोहिबिटेड है। अगर वो किया गया है तो पब्लिक फ्लॉगिंग होती थी, 80 कोड़े मारने की सजा थी, या हाईवे रॉबरी तो डेथ पेनाल्टी इत्यादि। या इम्प्यूटेशन कभी भी रहती है कि अगर कोई व्यक्ति हाथ काट देना, पैर का चोरी किया है तो हाथ काट देना, इस तरह की भी सजा जो है वो कहीं कोई को देखने मिलती थी, जो कि फिक्स पेनाल्टी की श्रेणी में आता था। चौथा था ताजीर यानी डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट कवर ऑफेंसेस नॉट स्पेसिफाइड। जहां ताजीर का मतलब होता है ऐसे ऑफेंसेस जो कियास, दिया और हदीस में डिफाइन नहीं किए गए थे, जो कि जजेस के द्वारा यानी कि काजी के द्वारा जो है वो डिफाइन किया। अगर कोई मामला, क्योंकि काजी जो है वो जजेस माना जाता था उस जमाने में, तो जो मामला कोई और डिसाइड नहीं करता था वो काजी डिसाइड करता था, और काजी जो रूल देता था वही जो है वो भी मुस्लिम लॉ का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो है वो नियम माना जाता था। अगर आप रूल ऑफ एविडेंस को देखें तो डायरेक्ट एविडेंस जो था वो जैसे कि हिंदू लॉ में था, रिक्वायर्ड जो विटनेस थे वो उसको ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। कास्ट बेस्ड भी था, यहाँ पर यहाँ जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। यानी कि अगर गवाही दिया जा रहा है, कोई मेल गवाही दे रहा है तो उसकी तुलना में 2 फीमेल गवाही के बराबर माना जाता है। अगर 2 फीमेल अगर जो गवाही देगी उसके बदले 1 मेल गवाही देगा तो दोनों का जो एविडेंशियल वैल्यू है वो बराबर माने जाते थे। यानी जेंडर बेस्ड जो था वो डिस्क्रिमिनेशन था। फीमेल एविडेंस was inadmissible in हद केसेस, यानी जहां एडल्ट्री वगैरह के केसेस थे वहां पर फीमेल के एविडेंस को माना नहीं जाता था। रिग्रेस डिस्क्रिशन था, रिलीजियस डिस्क्रिशन था, यानी नॉन मुस्लिम टेस्टामनी वाज ऑफन एक्सक्लूडेड। यानी कि कोई भी हिंदू जो है वो मुस्लिम अगर कोई क्राइम करता था तो उसके बारे में एविडेंस नहीं दे सकता था। तो इस तरह से जो तमाम चीजें जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी चीजें जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती थी।
और ट्रायल का प्रोसीजर भी था, काफ़ी हार्ड था। तुरंत जब विटनेस होता था तुरंत उसको स्टोन पेंटलिंग की या कोई फ्लॉगिंग की सज़ा तुरंत दे दी जाती थी। इस तरह से प्रोसीजर वहाँ पर मुस्लिम लॉ में देखने को मिलता था। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, मुस्लिम रूलर का शासन खत्म हुआ, उसके बाद ब्रिटिश रूल का शासन प्रारंभ हो गया। ब्रिटिशर्स में अगर आप देखें तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1772 में, या लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो 1790 से लेकर 1793 में तमाम ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उन्होंने रेगुलेट करने के संबंध में प्रयास किए। जैसे अगर आप वारेन हेस्टिंग को देखें तो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने रेगुलेशन टू कर्ब वायलेंट क्राइम लाइक डकैती एंड रिड्यूस जुडिशियल करप्शन, एक तो उन्होंने वारेन हेस्टिंग ने किया। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1790 से लेकर 1793 तक कठोर दंड को जो है, जैसे किसी को आजीवन मृत्यु में दंड मिलता था उसे बदलकर उन्होंने आजीवन कारावास में बदल दिया। पैर काटना, हाथ काटना, गला काटना, ये सब जो स्टोन टू डेथ, ये सभी चीज़ों को उन्होंने समाप्त किया, जो कि मुस्लिम कॉल से चले आ रहे थे। फोकस ऑन द इंटेंशन बेस्ड क्राइम रादर देन टू मीन्स टू और मेथड यूज जेंडर, एबोलिश डिस्क्रिमिनेशन इन एविडेंस लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस और जेंडर को, तमाम जो हिंदू विधि से लेकर मुस्लिम विधि से लेकर तमाम जो जेंडर बेस्ड थे या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, उन सभी डिस्क्रिमिनेशन को ब्रिटिशर्स ने समाप्त करने का प्रयास किया तमाम अपने एफर्ट के द्वारा। और अल्टीमेटली जो है 1860 में उन्होंने पहला जो है वो इंडियन पेनल कोड में जो है वो उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया। और जो हम लोग जो नया क्रिमिनल लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है सबसे पहले बार भारत में जो है वो एक सेकुलर क्रिमिनल कोड जो है वो इनेक्ट किया गया था। जैसे पता है कि इसे जो है लॉर्ड मैकाले ने जो है 1860 में इंट्रोड्यूस किया था। और अगर आप देखें तो भारत में हिस्ट्री को अगर आप देखें, भारत में लॉर्ड मैकाले या इंडियन क्रिमिनल जस्टिस को जो सुधार करने के संबंध में जो है लॉर्ड मैकाले को भारत में बुलाया गया था। ब्रिटिश हिस्टोरियन और साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी थे। और ब्रिटिश इंडिया में जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन और लीगल रिफॉर्म के लिए जाने जाते थे। इन्हें इंडिया बुलाकर फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी का पहला ड्राफ्ट बनाया। 1834, दोस्तों याद रखिएगा डेट, 1834 में लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी का पहला ड्राफ्ट बनाया, जिसमें ज़्यादातर प्रावधान जो है वो इंग्लैंड के क्रिमिनल लॉ पर ही आधारित था। ज़्यादातर बेस जो वो इंग्लैंड से आए थे तो इंग्लैंड के क्रिमिनल लॉ पर इसका ज़्यादातर प्रावधान था। और फिर आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सामने प्रेजेंट किया गया। और इसे कंटिन्यूस अमेंडमेंट के चलते 20 साल के बाद 1856 में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने जो है वो प्रेजेंट किया गया। लेकिन प्रथम उसी वक्त जो है 1857 में जो है वो स्वतंत्रता संग्राम का रिवोल्ट हुआ और उसके चलते जो है ये थोड़ा सा डिले हुआ। और फिर चलते ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल जो है इंडिया से हटकर डायरेक्ट ब्रिटिश क्वीन यानी क्वीन विक्टोरिया के हाथों में चला गया। और फाइनली 1860 में जो है इंडियन पिनल कोड का इनेक्टमेंट हुआ और जो 1862 में जो इसे इन्फोर्स किया गया और भारत में पहला सब्सटेंटिव क्रिमिनल कोड बन गया। इसके बनने के बाद जरूरत एक प्रोसीजर लॉ की थी, जिसका कि मेजर ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश में जो क्राइम और ऑफेंस को डिस्क्राइब किया गया है उसके संबंध में कैसे उसको प्रोसीजर के साथ उसको किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या होगा। क्योंकि इंडियन पिनल कोड में जो है दो चीजें एक बात कही गई थी, क्राइम को डिफाइन किया गया था और प्लस उसके लिए पनिशमेंट बताया गया था। दो बात दोस्तों, इस तरह से लॉर्ड मैकाले के अथक प्रयासों से भारत में जो है पहली बार सब्सटेंटिव लॉ के रूप में इंडियन पिनल कोड जो है वो 1860 का अस्तित्व में आया, जिसमें कि क्राइम की डेफिनेशन बताई गई है प्लस उसके बारे में पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। इसी पनिशमेंट को दिलाने के लिए अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है जो इंडियन पिनल कोड के तहत अपराध है, तो अगर उसकी सजा कैसे दी जाएगी और सजा के
के पहुंचने तक कौन सी प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी, इसके लिए जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रक्रिया के लिए अलग से संहिता बनाने की आवश्यकता थी। अतः अगर आप देखें तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखें तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि भारत में ब्रिटिश के आगमन से पहले मुगलों का शासन था। मुगलों से आगमन से पहले जो है वो हिंदू क्रिमिनल लॉ के तहत मनुस्मृति से लेकर तमाम तरह की चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो भारत में अगर आप देखें तो जो पूरे भारत, ब्रिटिश भारत में को दो भागों में बांटा गया था, प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस, और दूसरे के दोनों ही जगहों पर जो है प्रेसिडेंसी में और प्रोविंसेस में अलग अलग क्रिमिनल लॉ अप्लीकेबल थे। सबसे पहला जो अगर आप देखें तो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है प्रेसिडेंसी प्रांत में लागू हुआ, जिसका नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852 का। सबसे पहला एक्ट अगर आप देखें दोस्तों क्रिमिनल प्रोसीजर के संबंध में, तो प्रेसिडेंसी में जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852 लागू हुआ, जिसे रिपील कर बाद में जो है जिसे रिपील कर दिया गया, और हाई कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1865 के नाम से जो है वो दूसरा कोड अप्लाई किया। उसके बाद प्रोविंसेस के लिए जो है पहला प्रोसीजर कोड जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 में, ये दोनों जो है प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, जबकि प्रोविंसेस में जो है पहला प्रोसीजर कोड 1861 में लागू किया गया, जिसे रिपीट करके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1872 में लागू किया गया। और उसके बाद जो है स्थिति फिर ऐसी ही बनी गई। प्रेसिडेंसी टाउन में जो है जो प्रेसिडेंसी किसे कहते थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के लिए जो है अलग अलग, और प्रोविंसेस के लिए अलग प्रोसीजर कोड था। 1872 तक प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस के लिए यूनिफॉर्म कोड नहीं आया था। सबसे पहला यूनिफॉर्म कोड जो है प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल बनाया गया था, वो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882 का। दोस्तों याद रखिएगा, 1882 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आने से पहले ये दोनों प्रोविंसेस में लागू होते थे और कुछ प्रेसिडेंसी में लागू होते थे, अलग अलग क्रिमिनल कोड बनाए गए थे। लेकिन ये पहला क्रिमिनल कोड जो है 1882 का था, जो प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस दोनों में लागू हुआ, और इसे ही रिपील कर फिर 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कई खामियां थी, जिसके लिए लॉ कमीशन जो है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कई खामियां थी, जिसके लिए जो है पहला अमेंडमेंट 1923 में और दूसरा 1955 में किया गया। उसके बावजूद 1898 के कोड में कई कमियां थी, जिसके लिए एक लॉ कमीशन का गठन हुआ, और इस लॉ कमीशन ने अपना 41वां रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया। इसी 41वें रिपोर्ट के प्रारूप के आधार पर दिसंबर 10, 1970 को एक बिल राज्यसभा में लाया गया था। राज्यसभा के पास होकर यह बिल लोकसभा में गया, वहां से पास होकर राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति ने इस बिल पर अपनी सहमति जो है 25 जनवरी 1974 को दी, और उस दिन यह बिल जो है एक्ट बन गया, और यह एक्ट 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ गया। और इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो है इसको रिपील करते हुए नया बीएनएसएस जो है अप्लाई किया गया, और जिसको कि अभी हम लोग इस पर डिटेल चर्चा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो कहानी थी वो प्रारंभ हुई 1852 से लेकर और ख़त्म हुई जो है जो 2023 में अल्टीमेटली लेटेस्ट जो है बीएनएसएस अप्लाई किया गया। अगर आप लेटेस्ट बीएनएसएस को देखें तो दोस्तों इसमें 4-5 मेजर चेंजेस किए गए। सबसे पहला जो है विमेन और चिल्ड्रन को जो है आईपीसी में जो के अंतर्गत जो है विमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई अलग चैप्टर नहीं था। न्यू क्रिमिनल लॉ में जो है विमेन और चिल्ड्रन के लिए अलग प्रावधान, जैसे मिसकरेज, कहीं एसिड अटैक और कहीं रेप, अलग अलग जगह डिफाइन किया था। इसे स्पेसिफिक इसको सभी को क्लब करते हुए इसके लिए एक अलग चैप्टर बनाया गया कि ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, इसमें भी जेंडर न्यूट्रल भी बनाया गया था, थर्ड जेंडर को भी इसमें स्थान दिया गया था। दूसरा जो मेजर चेंजेस किया गया जो दोस्तों जो सीआरपीसी में नहीं था और बीएनएसएस में है, वो था स्ट्रिक्टर टाइमलाइन। हर चीज के लिए अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी डिस्कस भी करेंगे, सभी चीजों के लिए जो है टाइम बताया गया है, 7 दिन, 14 दिन, 60 दिन, 30 दिन, 60 दिन, इस तरह से पुराने सीआरपीसी में एक आध जगह टाइम बताया गया था कि विद इन ए टाइम जो है यू हैव टू फिनिश दिस इन्वेस्टिगेशन और अपील और समथिंग एल्स। बट
but under the BNSS you will find out that each and every places you will find out there is a certain timeline for the court, for the police officer, for the judges, that you have to finish this whole proceeding within this particular specific timeline. We will discuss in detail also. जैसे अगर आप देखिए कि अगर आप सबमिशन आप मेडिकल रिपोर्ट ऑन रेप विक्टिम हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कि इस पे महिलाओं के लिए स्पेसिफिक लॉज बनाए गए हैं, तो अगर किसी रेप विक्टिम का मामला है तो रेप विक्टिम को पुलिस के पास एक कोई पावर नहीं है इस पर कि तुरंत जाए वो सरकारी डॉक्टर से उसकी मेडिकल चेकअप कराए, और 7 दिनों के भीतर, जिस दिन उसका मेडिकल चेकअप हुआ है उस दिन से 7 दिनों के भीतर जो है वो सीधे वो रिपोर्ट आयोग को भेजेगा, और आयोग जो है 184 क्लास 3 BNSS के अंतर्गत ये रिपोर्ट तुरंत जो है मजिस्ट्रेट को भेज देगा। यानी टाइम लाइन है कि आप मेडिकल रिपोर्ट दबा नहीं सकते, विद इन 7 डेज यू हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट विद इन। तो सप्लाई ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू विक्टिम को जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को सप्लाई करने का जो समय दिया हुआ है 14 दिन ऑफ प्रोडक्शन और डिसअपियर। 230 में इसके भी संबंध प्रावधान बनाए गए। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, कभी कभी केसेस काफी दिनों तक चलते रहते थे कोर्ट में, लेकिन चार्जेस फ्रेम नहीं किए जाते थे। यहाँ पर साफ साफ बताया गया 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द चार्ज, जिस दिन चार्ज पर बहस हो रही है उस दिन से 60 दिनों के भीतर जो है आपको जजेस के ऊपर बाइंडिंग है कि वो है जो है चार्जेस फ्रेम कर ले। जो BNSS की धारा 251B और 263 में बताई गई है। प्रोनाउंसिंग जजमेंट, कभी कभी हियरिंग दोनों तरफ से समाप्त हो जाते थे, जजेस जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस करने में डिले करते थे। ऐसी स्थिति में 30 डेज 30 दिनों के भीतर, जिस दिन फाइनल हियरिंग समाप्त होगी उसके 30 दिनों के भीतर जजमेंट प्रदान करना जरूरी है। एक्सटेंडेबल टू 45 डे फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ये 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, आर्गुमेंट खत्म होने के 30 दिन तक के भीतर या मैक्सिमम 45 दिन के भीतर जो है आपको जजमेंट सुनाया जाना है। अपील है 60 दिन 60 डे ऑफ द जजमेंट एंड अपीलेट कोर्ट मस्ट डिलीवर डिसीजन विद इन 6 मंथ। यानी 60 दिनों के भीतर आपको अपील कर देनी होगी और 6 महीने के भीतर उस अपील की जो है फाइलिंग, जिस दिन फाइलिंग हुई अपील के 6 महीनों के भीतर जो है उस अपील का डिस्पोजल करना जरूरी है, जो कि 415 ऑफ द BNSS में बताया गया। दोस्तों इस तरह से अगर आप देखें, साथ ही साथ जो है ई फाइलिंग वगैरह तमाम तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज किया गया। तो इस तरह देखिए कम्युनिटी सर्विस को IPC में जोड़ा गया। एक अदर तरह का पनिशमेंट बताया गया कि छोटे मोटे क्राइम होने पर जो है वो अभियुक्त को जो है किसी स्कूल में पढ़ाने की सजा या कोई गड्ढा या बाउंड्री वॉल बनाने की सजा, छोटे मोटे जो है कम्युनिटी सर्विस कराई जाए जिससे कम्युनिटी को उसके दंड से फायदा मिले। इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट किया गया। पूरा का पूरा BNSS का जो मेजर जो पर्पस था वो था कि मॉडर्न यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी अंडर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उसमें आपने ई फाइलिंग की व्यवस्था की, डिजिटल एविडेंस की व्यवस्था की, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की व्यवस्था की गई है। तो ये तमाम जो कि लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर आप विटनेस कोर्ट में नहीं पहुंच सकता है तो वो जहां बैठा है वहीं से वो अपना वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो कर सकता है। अगर कोई FIR पुलिस थाने में आकर नहीं कराना चाहता है वो घर से भी FIR कर सकता है। तमाम ऐसे और जो एविडेंस भी देना होता है तो वो आप ई फाइलिंग के तरह जो है एविडेंस को अपलोड भी कर सकते हैं। समन को भी आप ई फाइलिंग मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। तो तमाम ऐसी सूचनाएं जो जिसमें कि काफ़ी डिले होती थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उस डिले को इस मॉडर्न यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से के माध्यम से काफ़ी श्रिंक कर दिया गया है। अतः आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विक्टिम को और को ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित न्याय मिल सकता है। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, दोस्तों CRPC जो है वो एक्यूज सेंट्रिक अप्रोच कहा गया था। एक्यूज को तमाम राइट्स बताए गए थे, विक्टिम को बहुत ज़्यादा सहूलियत CRPC में नहीं था। लेकिन BNSS में साफ साफ कर दिया गया है कि विक्टिम को 90 दिनों के भीतर केस फाइलिंग के जब से FIR दर्ज हुई है उसके 90 दिनों के भीतर जो है आपको जो है उस केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट विक्टिम को बतानी होगी। विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम जो है सेक्शन 398 में बताई गई है कि कैसे विटनेस को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। विटनेस अगर कोर्ट जा रहा है, अगर विटनेस या विक्टिम कोर्ट में आ रहा है तो उसको कौन कौन सी सहूलियत दी जाएगी, ये तमाम तरह की चीजें यहाँ बताई गई है। साथ ही साथ पुलिस कस्टडी और पावर टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के पावर में जो दोस्तों काफी थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है। अरेस्ट में उसको ज्यादा राइट्स दिए गए हैं। जब खासकर जब मृत्यु दंड या आजीवन कारावास जैसे अपराध के को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस अधिकारी जा रहा है तो उसको ज्यादा पावर दी गई है। तो तमाम पुलिस के पावर को भी कहीं कहीं कन्फाइन किया गया, कहीं कहीं रिडिफाइन किया गया है। सर्च और सीजर में जब जा रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग तमाम तरह की चीजें वो उसे करने में मैंडेटरी बनाया गया। तो इस तरह से ये
ये जो बीएनएसएस का लाने का जो बेसिक पर्पस था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, टाइम को लिमिट टाइम को लाइन को उसको स्पष्ट रूप से बताना है, कम्युनिटी सर्विस जोड़ना है, इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी को जोड़ना है, बिटना सेंट्रिक अप्रोच है, पुलिस के पावर है, तो तमाम ये चीज़ें के पर्पस से ही बीएनएसएस को लाया गया था। अब दोस्तों अगर आप देखें, दोस्तों अगर 1873 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखें तो 1873 से लेकर 2018 तक जो है तमाम तरह के प्रोसीजर लॉ में कुछ शॉर्टकमिंग्स पाए गए, और क्योंकि जैसे जैसे समाज बदलता है, नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बदलते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवेश बदलते हैं, वैसे वैसे लॉ में भी प्रोसीजर में चेंजेस की आवश्यकता पड़ती है। तो 1973 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से लेकर 1918 तक तमाम जो अनुभव हुए उसके आधार पर मेजर चेंजेस भी सीआरपीसी में किए गए समय समय पर, और अल्टीमेटली 2018 से लेकर लॉ कमीशन इंडिया के रिकमेंडेशन के बाद जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को जो है वो नए रूप में लाया जाए, ताकि जो पुराने जो एक्ट है, तुम्हारे जो प्रोविजंस है, पुराने रूल्स रेगुलेशन है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी कोई लॉ में अमेंडमेंट होता है तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है रिकमेंडेशन है, सजेशन मांगता है, और लॉ कमीशन इंडिया में जो है जजेस, रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर लॉयर्स, ये सोशल रिफॉर्मर, तमाम लोग इसके मेंबर्स होते हैं। तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप उसको एक ड्राफ्ट बनाएं, और फिर उसके बाद इस जिम्मेदारी को जो है एनएलआईयू दिल्ली के वाइस चांसलर जो है वो श्री कृष्ण देवा राव ने, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था सेंटर फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉज, और जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी। उसके बाद 11 अगस्त 2023 में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित साहब ने जो है न्यू लॉज को जो है लोकसभा में रखा, लेकिन पास होने से पहले ही उसे विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद फिर उसमें कुछ चेंजेस किए गए, और अल्टीमेटली जो है वो फाइनल ड्राफ्ट जो है वो फाइनली जो है 1 जुलाई 2024 से जो है बीएनएसएस जो है अस्तित्व में आ गया। अगर आप इस कमेटी को देखें जिसने कि इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया था, उसमें वाइस चांसलर श्री कृष्ण जेना राव एनएलयू के थे, प्रोफेसर जीएस वाजपेयी साहब मेंबर ऑफ कन्वेनर भी थे, प्रोफेसर प्रहलाद चौहान, श्री महेश जेठमलानी जो मेंबर थे, डॉक्टर परमनीत सिंह मेंबर थे, और श्री जीपी थरेजा जी मेंबर थे, और श्री प्रवीण सिन्हा साहब जो है वो मेंबर थे। इन सभी लोगों ने मिलकर ये ड्राफ्ट बनाई, और इसी ड्राफ्ट के आधार पर जो है लोकसभा और राज्यसभा में पास होते हुए 1 जुलाई 2024 को जो है ये प्रवर्तन में आ गया, और इसमें तमाम जो है ये नए नए चेंजेस किए गए। अब ये जो दोस्तों लास्ट में हम लोग ये जरूरी है कि हम लोग ऑनरेबल होम मिनिस्टर जिन्होंने इस ड्राफ्ट को टेबल किया था लोकसभा में, जब वो लोकसभा में टेबल किया था उन्होंने कुछ स्पीच दिया था जिसको कि हम लोग को यहाँ जाना जरूरी है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज से लागू हुए 3 आपराधिक कानूनों में सजा की जगह न्याय ले ली है। पहली बार उन्होंने कहा कि सजा की जगह उन्होंने पेनल की जगह उन्होंने जस्टिस शब्द को जोड़ा है, जो आज़ादी के 77 साल के बाद देश को पूरी तरह से स्वदेशी कानून की व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक युग की दंड संहिता में बदलाव के साथ साथ न्याय प्रणाली में एक भारतीय आत्मा जोड़ दी गई है। प्रावधान ऐसे हैं कि कई समूहों को लाभ होगा। ब्रिटिश काल में कई धाराओं को आज के अनुरूप धाराओं में बदल दिया गया है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित अपराधों पर श्री शाह ने कहा कि नए कानून में पीड़िता का बयान उसके घर पर ही दर्ज कराने का प्रावधान है, तथा उन्होंने ऑनलाइन एफआईआर सुविधा का भी उल्लेख किया जो कि सामाजिक कलंक को बचाएगी। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग के मामले में कानून में कोई प्रावधान पहले कानून में कोई प्रावधान नहीं था, अब इसे परिभाषित किया गया है। यह लंबे समय से मांग थी। साथ ही देशद्रोह की धारा को पूरी तरह से हटा दिया गया है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए एक नई धारा जोड़ी गई। पहले सरकार के खिलाफ बयान देना अपराध था, अब भारत की एकता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून बनेगा। श्री शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून आधुनिक न्याय व्यवस्था का निर्माण करेंगे। हमने न केवल औद्योगिकीकरण को अपनाया है, बल्कि अगले 50 वर्षों में होने वाली तकनीकी परिवर्तनों को भी पहले से रोक लिया है। मेरा मानना है कि यह दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्था है।
श्री शाह ने कहा कि तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी अब अनिवार्य है ताकि किसी को फंसाया ना जा सके। उन्होंने कहा कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न की पीड़िता का ई बयान अब कानूनी रूप से वैध है। उन्होंने कहा कि नए कानून पीड़ित सेंट्रिक है। पहले पुलिस किसी को उठाती थी और उसके परिवार के सदस्यों को अदालत जाना पड़ता था। अब हमने हर पुलिस स्टेशन में एक रजिस्टर और ई रजिस्टर बनाना अनिवार्य कर दिया है, जिससे यह सूचीबद्ध होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस हिरासत में है। इसलिए अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि तलाशी और छापेमारी की वीडियोग्राफी की जाएगी। श्री शाह ने कहा है कि लोकसभा में इस पर 9 विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि बहुत जल्दीबाजी में पास हो गया था। इसके जवाब में अमित शाह साहब ने कहा कि 9 घंटे लोकसभा में इस बिल पर 9 घंटे 29 मिनट तक बहस हुई और 34 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। राज्यसभा में इस पर लगभग 7 घंटे बहस हुई और 40 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। श्री शाह ने कहा कि उनके मंत्रालय के सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और नौकरशाहों से नए कानूनों का सुझाव मांगे गए थे। उन्होंने कहा कि इन सभी सुझावों का अध्ययन किया गया। मैंने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 158 बैठक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 158 बैठक की अध्यक्षता की और हम एक विधेयक लेकर आए, लेकिन संसद ने इसे ऐसे ही मंजूरी नहीं दी है। इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया। इस पर 3 महीने तक चर्चा हुई और सभी दलों के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा राजनीतिक शैली से 4-5 सुझाव को छोड़कर हर सुझाव को आत्मसात किया गया। 93 संशोधन किए गए और विधेयक को फिर कैबिनेट ने मंजूरी दी और फिर संसद में पेश किया गया। सदियों के बाद हो रही इतनी व्यापक क़यामत को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। मैं विपक्ष के मित्रों से अपील करता हूं कि राजनीति के लिए कई मुद्दे हैं, लेकिन ये कानून 140 करोड़ लोगों के लिए समय पर न्याय और आत्मसम्मान सुनिश्चित करने की कयावत है। इसलिए कृपया सहयोग करें और अगर किसी को कहना है तो मेरे मंत्रालय खुला है। तो इस तरह से अमित शाह साहब के अथक प्रयासों के बाद ये बिल जो है टेबल हुआ और आज बीएनएसएस के रूप में जो है हम लोग इसका अध्ययन जो है धारा 1 से लेकर जितने भी धाराएं हैं उस सब धाराओं का हम लोग सूक्ष्म अध्ययन अगले वीडियो से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।